चिलचिलाती गर्मी में पेड़ के नीचे बहू का ठंडा ठंडा ससुराल। बस अब और नहीं, एक कदम भी और नहीं चला जाएगा मुझसे। हे राम, ऐसी तकलीफ से अच्छा है कि तू अपने पास बुला ले। तुम लोग चले जाओ, मैं और नहीं चल पाऊंगी। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? आपको छोड़कर हम भला कैसे आगे जा सकते हैं? बस थोड़ा और हौसला करिए। आसपास कोई अच्छी जगह देखकर हम बैठ जाएंगे। यहाँ बहुत धूप है, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी से खुजली भी हो रही है, फोन भी काम नहीं करने लग गया। हम इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे घर जाने, मुझे घर ले चलो। किस घर की बात कर रही है तू जो हमसे छिन गया? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा। अगर अपने ऐसे होते हैं तो ऐसे अपनों से बेहतर तो दुश्मन है। कम से कम वो पीठ पर वार तो नहीं करते। मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है उसके लिए। माँ, शांत हो जाइए, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। 45 डिग्री की इस चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग कूलर एसी चलाकर भी गर्मी से परेशान हो रहे थे, वहीं यह परिवार कड़ी दोपहर में जंगल के रास्ते पर भटक रहा होता है। सभी लोगों की गर्मी से हालत काफी खराब होने लगती है कि तभी राघव देखता है कि उसके 6 साल के बेटे राजू की नाक से हल्का हल्का खून निकल रहा है। ये देखकर, अरे राजू, तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है बेटा, जल्दी से मुंडी ऊपर की तरफ करो। राजू के साथ साथ कमलेश की नाक से भी खून निकल रहा है। हे भगवान, क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? लगता है गर्मी की वजह से इनकी नाक से खून निकल रहा है। आसपास कहीं पानी भी नहीं है। जैसा उसने हमारे साथ किया है ना, वैसा ही उसके साथ भी होगा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। आखिरकार कौशल्या किस दिल से इतनी ज्यादा बद्दुआ दे रही थी? क्या ये वही शख्स था जिसकी वजह से आज इस परिवार की ऐसी हालत थी? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ हफ्ते पीछे चलते हैं। मुझे तो पता ही था कि मेरी बेटी पूरे कॉलेज में अव्वल आएगी। माया बेटा, अब समय आ गया है कि तुम हमारा वो बरसों पुराना सपना पूरा कर सको। सोच लिया है मैंने कि मैं गांव में तुम्हारे नाम से एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगा, जिसमें तुम गांव के सभी बच्चों को पढ़ाओगे और उनके पास पैसे नहीं होंगे तो तुम उन्हें मुफ्त शिक्षा दोगी। मैं जानती हूँ पापा, और मैं जल्दी आपका ये सपना भी पूरा करूंगी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे भांजे, कैसा है? इतना सा था जब तुझे देखा था। अरे क्या बताऊं मामा, आपको तो पता ही है कि पापा ने मुझे शहर से गांव क्यों भेजा है। पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, सोचा पैसे लेकर बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस भी डूब गया। पापा तो अब मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तो फिक्र मत कर, तेरा मामा अभी भी जिंदा है। चल, मैं तुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ। उनके यहाँ तुझे कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। सुरेश और कमलेश काफी सालों पुराने अच्छे दोस्त होते हैं और आज सुरेश कमलेश को अपने शहर से आए भांजे रवि से मिलवाता है। कमलेश बड़ा होनहार भांजा है मेरा। अगर तुम्हारे पास इसके लिए कुछ काम हो तो बता दो, ईमानदारी से करेगा, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे भाई सुरेश, तेरा भांजा है, तूने कह दिया तो हो गया। मुझे विश्वास है, मैं राघव से बात करता हूँ। कल से राघव इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाएगा। महीने भर में काम सीख जाएगा, फिर करता रहेगा आराम से अपना काम। नौकरी मिलने पर रवि काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फैक्ट्री का सारा काम समझने लगता है। इस बीच माया अक्सर अपने भाई और पिता के लिए खाना लेकर फैक्ट्री आया करती थी, जहां अक्सर रवि माया को देखा करता था और माया की नजर भी रवि पर जाती थी। धीरे धीरे कर इनकी नजरों का मिलन दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है और जल्दी ही दोस्ती से प्यार के रिश्ते में। माया, तुम कब अपने घर में हमारी बात करोगी? देखो, मैं तुमसे और दिन दूर नहीं रह पाऊंगा। मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं आज भाभी से बात करती हूँ, वो घर में सबसे बात कर लेंगी, मुझे यकीन है उन पर। माया डरते डरते शीतल को अपने और रवि के बारे में बताती है, जिसे सुनकर शीतल अब इस बारे में सबसे पहले कौशल्या से बात करती है। माँ जी, भले ही हम रवि को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन रवि एक अच्छा लड़का है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है। फैक्ट्री का सारा काम अच्छे से संभाल लेता है। हमारी माया का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। अब बाकी घर वालों से बात कर ली जाती है और किसी को भी माया और रवि के रिश्ते से दिक्कत नहीं होती। कुछ ही हफ्तों में माया और रवि का रोका होने वाला होता है, लेकिन इससे पहले राघव रवि को अपनी आंखों से गांव के कुछ लड़कों के साथ दारू सिगरेट पीते हुए और लड़कियों को छेड़ते हुए देख लेता है। ये देखकर राघव घर आकर सीधा माया को शादी करने के लिए मना करता है। भैया, आप झूठ कह रहे हैं, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। मेरा रवि ऐसा नहीं है। क्यों झूठ बोलूंगा माया? और तुझे यकीन हो या ना हो, लेकिन तू रवि से कोई रिश्ता नहीं रखेगी और मैं उसे आज ही फैक्ट्री से निकाल रहा हूँ।
राघव तुरंत रवि को फैक्ट्री से निकाल देता है। वहीं जब रवि को सारी बात पता चलती है तो रवि विक्टिम कार्ड का खेल खेलते हुए अपने दोस्तों से खुद को पिटवाने के लिए कहता है और इस घायल हालत में माया को मिलने के लिए बुलाता है। रात के अंधेरे में माया जब छुपकर रवि से मिलने जाती है तो उसे रवि, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भैया ने ये सब करवाया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्हें कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा करने का। अरे मुझे तो पहले से ही शक था कि वो कैसे एक मामूली लड़के से अपनी बहन की शादी करवाने के लिए मान गए। रवि, हम आज ही और अभी ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। माया, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें रखने के लिए मेरे पास न घर है न पैसा। मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम अपने घर की प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास ले आओ। मेरा एक बहुत अच्छा वकील दोस्त है, वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा और जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी तो तुम्हारे घर वाले सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे। यही एक रास्ता है हमारे एक होने का, वरना हमें अलग होना पड़ेगा। माया रवि से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसकी बातों में आ जाती है और अब चुपके से तिजोरी से पेपर निकाल कर रवि को दे देती है। रवि सारी प्रॉपर्टी माया के नाम करवा देता है और जब ये सारी बात माया के घर वालों को पता चलती है तो अरे कलमुही, क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था कि तू हमें ही धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम कर ले? रवि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खबरदार जो मेरे भांजे को हाथ भी लगाया तो। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। माँ, पापा, भैया, भाभी, आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं रवि के बिना नहीं रह सकती और मैं आप लोगों को घर से नहीं निकाल रही हूँ। ये आप लोगों का ही घर है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको हमारी शादी करवानी होगी। अरे मैं झोपड़पट्टी में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरी शादी के बदले इस घर में नहीं। तो ठीक है, निकल जाइए आप लोग यहाँ से। एक बात हमेशा याद रखना माया, जैसा तूने हमारे साथ किया है ना, वैसा ही एक दिन तेरे साथ भी होगा। तो भी दर दर भटकेगी, ये एक माँ का श्राप है। रवि पूरे परिवार वालों को घर से निकाल देता है और अब इस चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप में पूरा परिवार इधर से उधर भटक रहा होता है। पता नहीं ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जब मेरी कोख से जन्मी औलाद ने हमें बेघर कर दिया। माँ जी, चुप हो जाइए। पता है ना, दिन में एक बार सरस्वती माँ जुबान पर विराजमान होती है। एक काम करते हैं, हम सब कुछ दिनों के लिए अनीता के घर चलते हैं। अब वहीं जाकर इस परेशानी का हल निकलेगा। कमलेश अपने पूरे परिवार को लेकर अपनी इकलौती बहन अनीता के घर पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। तभी तो मैं कहती थी भैया कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ लिखाओ। देखो, उसने ही आपको बेघर कर दिया ना। अनीता की ऐसी बातें सुनकर सभी परिवार वालों को काफी दुख होता है और अब कमलेश का पूरा परिवार अनीता के घर पर ही रहने लगता है, जो कहीं न कहीं अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके चलते अनीता पूरे परिवार वालों से नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाती है। ये क्या, तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर अभी तक 4 जूते भी साफ नहीं किए? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बुआ, दादी, बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। खाली पेट काम नहीं हो रहा हमसे। माँ, बड़े खाने वाले, क्या घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो? वो कम है क्या? पहले जूता साफ करो, वरना पानी भी नहीं दूंगी। एक तरफ जहां अनीता को मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता, तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी सरस्वती अपनी बहू के साथ बैठकर सिसकियों में झूठे बर्तन धो रही होती है। पहले तेरी बेटी और अब मेरी बेटी। बेटियों की इन हरकतों को देखकर मुझे तो बेटी जात से ही नफरत होने लगी है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। 2 रोटी भी अनीता पूरे घर वालों से नौकरों की तरह काम करवाकर और उन्हें भर भर के ताने देकर देती थी, जिसे देखकर अनीता का पति मनोहर, अरे वो तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? अरे हाँ, तो कौन सा गलत कर रही हूँ? भाई तो बहन के घर का पानी भी नहीं पीते और यहाँ देखा आपने, पूरे परिवार के साथ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। तो क्यों ना करवाऊं मैं घर के काम? अनीता की सारी बातें कमलेश सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार को लेकर अपनी बहन के घर से निकल जाता है। वहीं बाहर 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में सभी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि छोटे राजू और कमलेश की नाक से तो अब गर्मी के मारे खून ही निकलने लगता है। आसपास जल्दी से कहीं पानी ढूंढो, वरना ये खून रुकेगा नहीं। राघव इधर से उधर होकर पानी ढूंढने लगता है कि तभी शीतल को थोड़ी दूर चलने पर ही एक पानी का झरना दिखता है। हमारे गांव में पानी का झरना भी है और मुझे पता ही नहीं। शीतल जल्दी से सबको आवाज देकर पानी के झरने के पास बुलाती है। उस झरने के ठंडे ठंडे पानी की वजह से 45 डिग्री की धूप में भी पूरे परिवार को थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। वहीं झरने से थोड़ी दूर पर ही एक बहुत बड़ा पेड़ भी था, जिसकी छांव में सब जाकर आराम करने लगते हैं। यहाँ कम से कम थोड़ी देर सुकून तो मिला, वरना गर्मी में चलते चलते तो हालत खराब हो गई थी।
इस पेड़ की छांव और झरने की वजह से यह काफी ठंडक है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो वही पेड़ है ना जिस पर तकरीबन 40 साल पहले एक लड़की ने लटक कर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा यहीं आसपास घूमती है, इसीलिए तो इतनी ठंडी जगह होने के बावजूद भी गांव का कोई आदमी यहाँ आता नहीं है। क्या कहा? आत्मा? माँ, इसका मतलब यहाँ भूत है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। अरे नहीं बेटा, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। दादी जी तो मजाक कर रही हैं। अब भूत हो या चुड़ैल, आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी है। वैसे भी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, कहाँ जाएंगे हम। पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर पूरा परिवार अब आराम करने लगता है और देखते ही देखते अंधेरा होने के साथ साथ उन सब की आंख लग जाती है। आसपास के ठंडे वातावरण की वजह से सभी गहरी नींद में सो जाते हैं कि तभी तेज हवाओं की वजह से पेड़ की एक डाली टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज से सरस्वती चिल्लाते हुए उठती है। कंचन, देखा, यहाँ चुड़ैल जरूर हम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए आई है। सरस्वती की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी उठ जाते हैं। वहीं जब शीतल उस टूटी डाली को देखती है तो दादी जी, आप भी ना, तारा और राजू से ज्यादा तो आप डरपोक हैं। अरे किसी चुड़ैल की नहीं बल्कि इस डाली के गिरने की आवाज थी। शीतल की बातें सुनकर ऐसे माहौल में भी सबकी हंसी छूट जाती है। इसी तरह रात से सुबह होती है और शीतल और बाकी घर वाले वहाँ काफी देर तक बैठे होते हैं। इतनी गर्मी में भी यहाँ का पानी कितना ठंडा है ना, मेरा तो पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। चलो तारा, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, देखता हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे पानी में कैसे पकड़ती हो। काफी देर तक ठंडे पानी में रहने के बाद अब वो सभी उस बड़े से पेड़ की छांव के नीचे आकर बैठ जाते हैं। वहीं राघव अपने पास रखे कुछ पैसों से सबके लिए नाश्ता लेकर आता है। अब सिर्फ इतने पैसे बचे हैं कि 1-2 दिन का खाना हम लोग खा सकें। हमें कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अरे वो पास वाले गांव में एक फैक्ट्री है ना, जिसके बारे में तू बताता रहता था, वहाँ चलते हैं, कुछ तो पैसे आएंगे घर में। नाश्ता करके राघव अपने पिता के साथ पास वाले गांव की फैक्ट्री में काम ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं अब ये पूरा परिवार उसी पेड़ की छांव के नीचे बैठा होता है। सुबह तक तो मौसम फिर भी ठीक था, लेकिन दोपहर के होने के साथ साथ अब उस पेड़ के नीचे भी उन लोगों को हल्की हल्की गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं वापस उसी झरने में जा रही हूँ। देखो ना, कुछ छोटे छोटे दाने भी निकल आए हैं। इस तरह बार बार पानी में जाकर धूप में आओगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपने बच्चों को परेशान होते देखकर शीतल को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ देर बीत जाती है। शीतल आसपास की जगह को घूमते हुए देखने लगती है कि तभी उसे काफी सारे केले के पेड़ दिखाई देते हैं और उन पेड़ों पर जब शीतल केले के बड़े बड़े पत्ते देखती है, मिल गई तरकीब, इन लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। शीतल काफी सारे केले के पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें झरने के पानी में अच्छे से गीला कर उन सभी को ओढ़ने के लिए देती है, जिसकी ठंडक से सबकी गर्मी काफी हद तक कम हो जाती है। मानना पड़ेगा बहू, तेरा दिमाग तो काफी तेज है। हाँ बहू, सच में अब पहले से काफी कम गर्मी लग रही है। शीतल भी अब गीले पत्तों को ओढ़कर बैठ जाती है। एक तरफ इस गर्मी में पूरा परिवार उस पेड़ की छांव में बैठकर गर्मी से लड़ रहा था, तो तभी दूसरी तरफ माया। रवि, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने अपने घर वालों को जाने दिया। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, इतनी गर्मी में कहाँ भटक रहे होंगे। मैं उन्हें वापस लेने के लिए जा रही हूँ। अरे रुक जाओ माया, ऐसी गलती मत करो। अगर तुम उन्हें वापस लेने के लिए गई ना, तो उन्हें लगेगा कि तुम उनके सामने झुक चुकी हो। बाहर की इस चिलचिलाती गर्मी में वो सारा दिन नहीं रह पाएंगे। तुम देखना, वो खुद ही वापस आएंगे। रवि माया को बड़ी मुश्किल से रोकता है, तो वहीं अब रवि और उसका मामा सुरेश अकेले में। मामा, इस माया का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारा सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। बस इसे जैसे तैसे अंगूठा लगवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है। अरे फिक्र मत कर भांजे, मैं करता हूँ कुछ। माया ने जिस प्यार के लिए अपने पूरे परिवार को घर से निकाल दिया था, वही प्यार अब उसे बेघर करने पर तुला हुआ था। इसी तरह अब शाम हो जाती है और राघव और कमलेश फैक्ट्री में काम ढूंढकर बचे पैसों से सबके लिए खाना लेकर आते हैं। काम तो मिल गया, लेकिन उस फैक्ट्री में एडवांस नहीं मिलता। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो हम सब लोग एक किराए का घर लेकर रह लेते। लेकिन दादाजी, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत ठंडक रहती है, पेड़ बहुत अच्छा है। ठंड तो काफी है, लेकिन हम यहाँ बिना घर के कैसे रह सकते हैं? घर भी तो होना चाहिए। राघव की इस बात पर शीतल काफी देर तक सोचती है और एकदम से उसके दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हम लोग इसी पेड़ के नीचे रहेंगे, लेकिन एक ठंडक भरे घर में। घर? लेकिन कौन सा घर? घर बनाने के लिए हमें सीमेंट और रेत चाहिए होती है, और उसके लिए पैसे जो हमारे पास नहीं है।
और अगर तुम ये सोच रही हो कि हम लकड़ी का घर बनाएंगे तो वो तो हमारे बस की बात नहीं है। अरे हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी, कम मेहनत में भी हम एक ठंडक भरा घर बना सकते हैं। बहू की बात सुनकर तो मुझे उस पर विश्वास सा हो रहा है। बहू कुछ भी कर, लेकिन यहाँ एक ठंडक भरा घर बना दे। सब सुबह होने का इंतजार करते हैं और जैसी सुबह होती है शीतल राघव को लेकर जंगल के थोड़े घने अंधेरे हिस्से में जाती है, जहाँ शीतल और राघव मिलकर बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। ये लकड़ियाँ बिल्कुल ठीक है और काफी मजबूत भी हैं। तुम इन लकड़ियों से घर बनाओगी? कहा तो था मैंने कि लकड़ियों से घर बनाना हमें नहीं आता। अरे आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। राघव उन सभी लकड़ियों को उस पेड़ की छांव के नीचे लाकर चारों कोनों पर अच्छे से जमीन के अंदर गाड़ देता है। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी सास के साथ मिलकर ढेर सारे केले के पत्ते और पुराने पेड़ों पर लटक रही बेलों को तोड़कर लेकर आती है। अरे बहू, तू ये इतनी सारी बेले और केले के पत्तों को तोड़कर क्यों लाई है? भला ये घर बनाने में क्या काम आएंगे हमारे? मेरी दादी, इनका ही तो असली खेल है, बस आप देखती जाइए। शीतल अपनी सास के साथ मिलकर अब उन बड़े बड़े केले के पत्तों को उन बेलों की मदद से जोड़ने लगती है, जिससे वो सबसे पहले उन चारों लकड़ियों के ऊपरी हिस्से को ढकती है, तो वहीं नीचे के चारों खुले हिस्से को भी केले के पत्तों और बेलों से अच्छे से ढक देती है, जिसे देखकर राघव तो अब समझा कि तुम क्या बना रही हो। राघव भी अब शीतल और कौशल्या के साथ मिलकर घर बनाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा और राजू भी अपना अलग ही घर बना रहे होते हैं। दादाजी देखो, हमने भी पत्तों से छोटा सा घर बनाया है। मैं इस पर अपनी गुड़िया रानी को रखूंगी। उस छोटे से पत्तों के घर को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार शीतल का केले के पत्तों से तैयार किया हुआ एक ठंडक भरा घर तैयार हो जाता है। उस बड़े से पेड़ की छांव के नीचे बने केले के पत्तों के घर के अंदर काफी ज्यादा ठंडक थी, जिससे सब आकर अब आराम से बैठ जाते हैं। मुझे तो यकीन ही था कि मेरी बहू कुछ कमाल करेगी, इसीलिए मैं शुरू से इसके साथ थी। पहले तो मुझे भी बहू की बातें समझ नहीं आ रही थी काफी देर से मैं सोच रहा था कि बहू पत्तों के साथ क्या कर रही है। अब समझ आया, बहू ये घर सच में अंदर से काफी ठंडा है। मेरी बीवी है, कमाल तो करेगी ही। देख रही हूँ माँ जी अपने बेटे को, जब तक पूरा घर नहीं बन गया तो कैसे बीच बीच में सवाल कर रहे थे। वैसे अब मैं सोच रही थी कि जब सिर पर छत आ ही गई है तो क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ। फैक्ट्री में आप दोनों की इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है, अगर मैं भी कुछ काम करूंगी तो थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे। घर के हालातों को देखते हुए शीतल को कोई भी काम करने से नहीं रोकता। शीतल को हफ्ते भर के अंदर ही एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। शीतल पूरी लगन के साथ अपना काम करती है, लेकिन उस घर के मालिक वीरेंद्र की शीतल पर काफी बुरी नजर होती है। अरे आज तो पूरा घर खाली है, क्यों ना इसी का फायदा उठा लूं। वो पोछा लगा रही शीतल के पास आता है और जैसे ही वीरेंद्र उसकी कमर पर हाथ रखता है तो शीतल उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। अकेली औरत देखकर अपनी हवस बुझाने चला था, तेरी नजर पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, निकल जा मेरे घर से। वीरेंद्र शीतल को धक्के मारकर काम से निकाल देता है और उसे उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं देता। तो वहीं शीतल रोते हुए घर आकर जब सारी बात अपनी सास को बताती है। इसीलिए मैं तुझे काम करने को नहीं जाने दे रही थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि कुछ कह नहीं पाई। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ माया की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। माया की हरकतों ने कौशल्या का इतना दिल दुखाया था कि वो हर वक्त बस अपनी बेटी को बद्दुआ ही देती रहती थी। इसी तरह हफ्ता भर गुजर जाता है। रात का समय होता है। पेड़ के नीचे बने शीतल के घर के अंदर ठंडक तो थी, लेकिन जमीन से निकल रही उमस की वजह से किसी को उस ठंडक में भी ठीक से नींद नहीं आती। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो ना पूरी पीठ भीग गई है पसीने से, और तो और घमौरियां भी हो रही हैं। जब मुझे ही इतने पसीने आ रहे हैं, सारे कपड़े भीग गए पसीने से, तो बच्चों का क्या ही हाल हो रहा होगा। जमीन की तपन से बचने के लिए शीतल सबको उठाकर जमीन पर ठंडा पानी भी डाल देती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से काफी ज्यादा गर्माहट हो जाती है। और लगातार जब ऐसा 2 से 3 रात होता है तो शीतल, यही सही रहेगा, कम से कम इससे जमीन पर ठंडक तो होगी। सबसे पहले वो झरने के पास से ढेर सारी चिकनी मिट्टी लाकर जमीन की अच्छे से लिपाई कर देती है। बहू, इस मिट्टी की वजह से तो काफी ज्यादा ठंडक हो जाएगी, आराम से सो पाएंगे हम। माँ जी ये तो पहला ही स्टेप है, आगे आगे देखती जाइए। जमीन की अच्छे से लिपाई करने के बाद शीतल अपने पति से कुछ प्लास्टिक के बोरे मंगवाती है, जिन्हें वो जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर पानी डालकर केले के पत्तों से अच्छे से ढक देती है। और जब रात में सब उन केले के पत्तों पर सोते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली पर सो रही हूँ। काफी ठंडक है। ईस्ट और वेस्ट, मेरी मम्मी इज द बेस्ट।
उनके पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तारा की बात सुनकर शीतल काफी ज्यादा खुश होती है और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है। शीतल गांव की मंडी में सब्जी लेने के लिए आई होती है। ये लीजिए बहन जी, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, ये प्याज और ये हरी मिर्ची और सब्जी 50 रुपए हुए आपके। शाम को आने का ये तो फायदा हो गया, सस्ते में कितनी सारी सब्जियां मिल गईं। अब से शाम को ही सब्जी लेने आया करूंगी। अब वो सब्जी लेकर अपने घर की तरफ लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे उसकी नंद माया दिखती है। लेकिन माया शीतल को देखकर मुंह फेर लेती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। तो वहीं शीतल अब सब्जी लेकर घर आ जाती है। इसी तरह अगला दिन होता है और कौशल्या कहने लगती है, बहू ये सारे टमाटर तो खराब हो गए, तू ठीक से नहीं लाई थी क्या? लगता है सस्ती सब्जी लाने के चक्कर में उसने मुझे खराब सब्जियां पकड़ा दी। यहाँ तो पैसे बचाने की बजाय और नुकसान हो गया। शीतल सड़े हुए टमाटरों को पेड़ के पिछले वाले हिस्से में ले जाकर फेंक देती है और इस तरह अब 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। शीतल मटके में झरने का पानी भर के अपने उस ठंडे घर पर पानी का छिड़काव करने लगती है, जिससे जब हवा चलती है तो घर के अंदर बिल्कुल एसी जैसी ठंडक हो जाती है। बहू तेरी इस तरकीब से तो दिन ब दिन हमारा घर ठंडा ही होता जा रहा है। इसके सामने तो एसी कूलर की ठंडी हवा भी फेल है। बाहर चल रही गर्म हवा भी अंदर ठंडक बनकर आ रही है। यहाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन सुकून तो मुझे अपने घर में ही मिलता था। पता नहीं हमारे घर पर अभी क्या हो रहा होगा, कैसी हालत होगी, साफ सफाई हुई होगी या नहीं। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या की आंखें नम हो जाती हैं। तो वहीं शीतल को भी काफी बुरा लगता है। इसी तरह 1 से 2 हफ्ते और गुजर जाते हैं। तारा और राजू उस पेड़ के नीचे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। पकड़ो मुझे पकड़ो, आज मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। राजू और तारा खेल रहे होते हैं कि तभी राजू की नजर पेड़ के पास हो गए एक पौधे पर जाती है, जिसे देखकर, तारा ये किस चीज का पौधा है? कुछ दिन पहले तक तो यहाँ नहीं था, माँ को बुलाकर दिखाते हैं। राजू शीतल को आवाज देने लगता है और शीतल जब जाकर उस पौधे को देखती है, ये तो टमाटर का पौधा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? अरे हाँ, याद आया, उस दिन मैंने खराब टमाटर इसी तरफ तो फेंके थे। लगता है उन खराब टमाटरों से जमीन में खाद बन गई और उससे ये पौधा निकला। वैसे इससे मुझे एक नई तरकीब सूझी है। शीतल अब मंडी से सस्ती और खराब सब्जियां लाकर उसमें से साफ सुथरी सब्जियां चुनकर अलग रखती है। तो वहीं उन बेकार सब्जियों को खाद बनने के लिए पेड़ के पीछे डाल देती है, जिससे कुछ हफ्तों में उनसे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तुमने खामखा इतनी मेहनत करी है, इससे अच्छा तो हम मंडी से ही सब्जी ले आते। पौधों से सब्जी आने में तो काफी समय लग जाएगा। तो क्या हुआ जी, इससे हमारा ही फायदा है। मंडी में दिन के समय सब्जियां कितनी महंगी होती हैं और गर्मी की वजह से कितनी जल्दी सब सड़ जाती हैं। इसीलिए उन्होंने दाम पहले से ज्यादा कर दिए। अब सब्जियां अगर हम खुद उगा लेंगे तो हमारे कितने पैसे बचेंगे। खेती के साथ साथ परिवार की हालत भी पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। तो वहीं शीतल भी आए दिन अपने उस ठंडे ससुराल को और ठंडा रखने के लिए कभी पानी का छिड़काव करती तो कभी मार्केट से चूना लाकर जमीन को अच्छे से पोंछती है, लीपती है। इसी तरह वो अपने दोनों बच्चों को पत्ते के कपड़े पहनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। झिंगा लाला हो, झिंगा लाला हो। यह तो बिल्कुल मोगली लग रहा है, बस पेड़ पर चढ़ने की देरी है इसकी। अरे ये तो बिल्कुल मोगली लग रहा है बस पेड़ पर चढ़ने की देरी है इसकी। वैसे बाबा, आपने उस गांव में बनी फैक्ट्री के बारे में सुना है? हाल फिलहाल में ही बनकर तैयार हुई है। आसपास के गांव वाले भी उसमें नौकरी के लिए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि वहाँ काफी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। हम भी चलकर देखें? अगर वहाँ नौकरी लग गई तो इतनी दूर काम पर जाना नहीं पड़ेगा और पैसे भी थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे। सुना तो मैंने भी है उस फैक्ट्री के बारे में। चलो चलते हैं। अगले दिन ही कमलेश और राघव गांव में बनी उस फैक्ट्री में जाकर काम का पता करते हैं और उन्हें काफी अच्छी तनख्वाह पर काम भी मिल जाता है और इसी तरह उनके दिन आराम से गुजरने लगते हैं। जल्दी से खाना लगा दो, आज तो सिर्फ आधा घंटा ही मिला है। फैक्ट्री में बहुत काम है, रात को आने में भी लेट हो जाएगा। एक तो तुम लोग सुबह जल्दी निकल जाते हो, खाना भी लेकर नहीं जाते और दोपहर में भी इतनी हड़बड़ी में खाते हो। वहाँ आसपास कुछ खाने का नहीं मिलता है क्या? माँ, अगर मिलता तो हम इतनी दूर गर्मी में चलकर क्यों आते? आसपास के गांव में जो मजदूर आते हैं ना, वो भी काफी परेशान रहते हैं। सुबह जल्दी आने के चक्कर में खाना ला नहीं पाते और आसपास कुछ मिलता नहीं है। अगर आसपास कुछ नहीं मिलता तो वहाँ कोई कुछ खाने पीने का काम शुरू क्यों नहीं कर लेता? काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे शीतल बहू, तू दूसरों का फायदा क्यों करवा रही है? अपना देख, भगवान की कृपा से तेरे हाथ में अच्छा खासा स्वाद है, तो तू ही कुछ खाने पीने का काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? रोटी, सब्जी, पराठे ये सब बनाकर बेच। दादी ठीक कह रही हैं और माँ, दुकान लगाने के लिए एक अच्छी जगह भी है। तुम और माँ मिलकर लगा लेना, क्या पता कुछ पैसे ही आ जाए।
और बहू, तुझे तो वैसे भी कुछ काम करना ही था, इससे अच्छा अपना काम कर ले। सभी को ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद शीतल अपने पति और ससुर की पहली तनख्वाह आने के बाद किराए पर ठेला लेकर अपनी सास के साथ छोले, राजमा चावल और रोटी सभी का एक ठेला लगा लेती है। अब फैक्ट्री के ज्यादातर मजदूर शीतल के ठेले पर ही आकर खाना खाते थे। अरे बहन जी, स्वाद तो है आपके हाथों में, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह खाना बनाती हो आप। अरे एक तो इतना बढ़िया स्वाद, ऊपर से सिर्फ 30 रुपए में इतना सारा खाना। बहू, देख रही है तू कैसे हमारे ग्राहक तारीफ कर रहे हैं। और आज तो माता रानी की कृपा से कल से ज्यादा कमाई हुई है हमारी। मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार जाकर हम सभी मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारे बुरे हालात ठीक हो रहे हैं। बहू, मेरे दिल में भी कब से यही बात थी। कल फैक्ट्री बंद रहेगी, कल ही चलते हैं सब। अगले दिन शीतल अपने पूरे परिवार के साथ गांव में बने मंदिर में दर्शन के लिए आती है। सभी लोग भगवान के दर्शन कर जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी उन सबकी नजर सीढ़ियों पर इस चिलचिलाती धूप में गर्मी से परेशान हालत में बैठी माया पर पड़ती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो माया है ना, लेकिन माया यहाँ क्या कर रही है, वो भी ऐसी हालत में। सभी लोग जल्दी से माया के पास जाते हैं। माया जैसे ही अपने परिवार को देखती है तो फौरन अपने भाई के पास आती है और गले लगकर रोने लगती है। आप लोगों ने ठीक कहा था, काश मैं आप लोगों की बात मान लेती। वो रवि सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए था। माया, लेकिन हुआ क्या और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले धोखे से रवि ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाई और अब उसने फिर से धोखा करके सारी प्रॉपर्टी इस बार अपने नाम करवा ली और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। रवि, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी ताकि मेरी फैमिली वाले तुम पर कोई हमला ना कर सके। लेकिन अब तो इतना समय हो गया है, तुमने अभी तक मुझसे शादी की बात नहीं की। तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब तुमसे शादी के लिए कर रहा था? ये सब तो बस मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए किया। पहले मैंने तुम्हारे परिवार वालों को रास्ते से हटाया और अब तुम्हें। रवि, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया। यही तो हमारा प्लान था रवि बेटा। अब इस कांटे को भी हमारी जिंदगी से निकाल। इसे देख देख कर मैं भी थक गया हूँ। रवि माया को जबरदस्ती घर से निकाल देता है और बेचारी माया दर दर भटक रही होती है। और जब सारी बात माया के परिवार वालों को पता चलती है तो कहा था ना मैंने कि जैसा तूने हमारे साथ किया वैसा ही तेरे साथ भी होगा। एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं अपनी सारी किए की गलती को सुधारूंगी। माँ जी, हम सब माया से भले ही नाराज है, लेकिन हम अपने घर की बेटी को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते। माया, तुम हमारे साथ चलो। अब सभी लोग माया को लेकर अपने उस पेड़ के नीचे बने ठंडे घर में आ जाते हैं। और जब माया उस ठंडे जुगाड़ू घर को देखती है, भाभी सच में ये ठंडा घर आपने बनाया है? यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंडक है और कितना अच्छा भी लग रहा है। तभी आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ आराम से रह लिए। लेकिन यहाँ रहने के लिए भी हमने बहुत तकलीफ उठाई है। दर दर धूप में भटक कर शरीर चलने के लायक नहीं बचा था। मरने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन एक पराई लड़की जो हमारी बहू बनकर आई, उसने हमारा इतना साथ दिया और अपने घर की बेटी ने ही हमें धोखा दिया। लीगली तरीके से अब सारी प्रॉपर्टी रवि के नाम हो चुकी है। हम तो उस पर कोई केस भी नहीं कर सकते। सालों की कमाई हुई मेहनत सब कुछ चला गया सिर्फ एक गलती की वजह से। माया अपने परिवार वालों के साथ उस घर में रह तो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं माया के परिवार वालों ने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। समय बीतने के साथ साथ अब दोनों बाप बेटे और सास बहू पैसा कमाकर उस पेड़ के पास ही एक छोटा सा ईंट पत्थर का घर बना लेते हैं। तो वहीं अब माया भी बच्चों को घर में ट्यूशन देने लगती है। माया के लिए हमने कितना सब कुछ सोचा था ना। मैं चाहता था कि मेरी बेटी स्कूल खोले, बच्चों को पढ़ाए, हमारे परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन इसने तो हमारे परिवार का नाम ही डुबो दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, कितनी ही कोशिश कर ले। रात को भी वो बहुत रो रही थी। बस बच्चों को पढ़ाकर अपना मन इधर उधर लगा लेती है। अभी देख कर आई हूँ मैं, बच्चों को ही पढ़ा रही थी उस वाले घर में। आप लोग माया को माफ क्यों नहीं करते थे? उसे सच में अपनी गलती का एहसास है, इतना कि वो तो हमारे इस नए बनाए हुए घर में भी नहीं आती। हमेशा उस पेड़ के नीचे वाले ठंडे घर में ही रहती है और अब तो वो बस अपनी कमाई का ही खाना खा रही है। बहू आगे का तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी उसे माफ नहीं कर सकती। उसकी वजह से हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। घर, काम, पैसा सब कुछ चला गया। मैं तो बस अब माया की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहता हूँ ताकि दोबारा हमसे कोई ऐसी गलती ना हो। इस बार तो हम संभल गए, लेकिन दोबारा नहीं संभल पाएंगे। कमलेश एक दूसरे गांव का रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी तय कर देता है।
अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी माँ पापा के पसंद किए हुए लड़के को वो हाँ कह देती है और अब कुछ महीनों में माया की एक अजय नाम के लड़के से शादी हो जाती है। और अब जब विदाई की बारी आती है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक अच्छी बेटी तो नहीं बन सकी, लेकिन एक अच्छी बहू जरूर बनूंगी और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माया की बातें सुनकर उसके घर वालों की आंखों में भी नमी आ जाती है और अब बीतते समय के साथ साथ सभी घर वाले माया को दिल से माफ कर देते हैं। तो वहीं अब शीतल भी अपने परिवार के साथ बनाए हुए उस नए घर में रहती है और जब भी कड़ी गर्मी पड़ती तो वो उस ठंडे जुगाड़ू घर में अपने परिवार वालों के साथ आ जाती और पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।